हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करने जा रहे हैं मटेरियल कॉस्टिंग यानी मटेरियल के इशू, कंट्रोल और उसके वैल्यूएशन की। हम बात करेंगे कि मटेरियल की कॉस्ट को कैलकुलेट करना और ये ध्यान रखना कि ना तो वो ज़्यादा स्टॉक हो हमारे पास और ना ही कम हो, ऐसा क्यों ज़रूरी है। देखो, हमने पहले बात की है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें तीन चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं: मटेरियल, लेबर एंड हमने बात की थी कुछ होते हैं हमारे अदर एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। हमने बात की थी तीनों के बारे में, उस चीज़ को आप लोग जानते हो, मैं उसके अंदर नहीं जा रही। वैसे तो देखो, ये तीनों ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। बट अगर मैं बात करूँ मटेरियल की, तो जो मटेरियल है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। देखो, मान लो आपके पास लेबर भी है, आपके पास बाकी सारी चीज़ें भी हैं, आप शर्ट बनाने की कंपनी खोल के बैठे हो, बट आपके पास कपड़ा नहीं है, क्लोथ नहीं है, क्या आप बना पाओगे? क्या बिना इंक के पेन बन जाएगा? अगर आप कोई भी चीज़ बनाने जा रहे हो, या फिर ये कह लो क्या बिना लकड़ी के, बिना पेड़ों के, बिना किसी चीज़ के आपकी नोटबुक्स वगैरह, बुक्स वगैरह बन जाएंगी? जो चीज़ जिस चीज़ से बनती है, अगर आपके पास वही नहीं है, पनीर बनाने के लिए दूध नहीं है, घी बनाने के लिए दूध नहीं है, या फिर आप ब्रेड बना रहे हो, आपके पास आटा नहीं है, कैसे बनाओगे? ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने बात की, शर्ट के लिए कपड़े की बात की, ब्रेड के लिए आटे की बात की, ये सारे क्या हैं, उस चीज़ को, जो आपकी फिनिश प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए यूज़ किया गया सामान। और इसी सामान को, यानी जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बनाने में, उसी को तो हम बोलते हैं मटेरियल। तो जब ये मटेरियल कहा जाता है कि एक मटेरियल जो होता है किसी भी प्रोडक्ट का, लगभग 64% कॉस्ट जो होती है मटेरियल के ऊपर लगी होती है। तो जब आपका मटेरियल इतना इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर इतनी ज़्यादा कॉस्ट इनकर होती है, तो ऐसे में अगर आप चाहते हो कि आप अपनी मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहो, आप प्रोडक्ट क्या करो, सस्ते में बनाओ, ताकि आपको क्या हो सके, प्रॉफिट ज़्यादा हो, आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी रहे। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपकी मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में हो। तीनों कॉस्ट कंट्रोल में होनी चाहिए प्रॉपर के लिए। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इस टाइम सिर्फ मटेरियल की, तो क्या मटेरियल की कॉस्ट अगर आप कंट्रोल में ले आओगे, उसकी वेस्टेज को आप स्टॉप कर दोगे, अगर आप उसकी क्वालिटी को अच्छे रखोगे, तो क्या आपकी कॉस्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा? जब आपको पता है कि ये सारी चीज़ आपकी कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, तो उसी चीज़ को हम करने के लिए, उसी चीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए कि आपका जो मटेरियल है वो राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट क्वांटिटी में और राइट क्वालिटी का, यानी अगर आपका मटेरियल सही जगह पे, सही टाइम पे, सही क्वांटिटी और सही क्वालिटी का होगा, तभी आप क्या कर पाओगे, मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कर पाओगे। ऐसा क्यों? मान लो आपके पास मटेरियल तो क्या होता है, टाइम पे अवेलेबल नहीं हो रहा है। पहले ये बात मान लेते हैं कि आपके पास टाइम पे अवेलेबल नहीं है। अगर आपका मटेरियल टाइम पे अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी मशीनरी खाली रहेगी, आपके पास काम करने के लिए वर्कर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो खाली बैठेंगे। अगर आप मान लो किसी घर में कंस्ट्रक्शन का काम लगा लेते हो, बट आपके पास टाइमली, आपके पास सीमेंट नहीं आती है, ब्रिक्स, ईंटें वगैरह नहीं आते, सारा सामान नहीं है, तो क्या जो आपने वर्कर लगाए हैं, जब तक वो सामान आएगा वो काम कर पाएंगे? वो क्या करेंगे, बीच में बैठ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका पैसा वेस्ट जाएगा। सही जगह पे भी अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर जगह पे सामान नहीं रखा है, यानी आपका एक सामान एक कोने में रखा है, दूसरा दूसरे कोने में रखा है, तो वर्कर का आधे से ज़्यादा टाइम तो उधर से लाने में चला जाएगा। दूसरा, राइट क्वांटिटी में होना चाहिए। राइट क्वांटिटी में क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आपका स्टॉक जो है वो कम होगा, तो क्या होगा, वो टाइमली अवेलेबल नहीं होगा। और हम बात कर चुके हैं, टाइमली अवेलेबल नहीं होगा तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर हम सोचते हैं कि अगर कम नहीं होना चाहिए तो ज़्यादा रख लेते हैं। बट अगर आपने सामान ज़रूरत से ज़्यादा रख लिया, यानी आपका क्या हो गया, देखो, सामान को रखना ये तो है नहीं है कि आपका फ्री का सामान मिल रहा था, कहीं से उठा के आपने रख लिया। पहले तो आपको ज़्यादा सामान खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिएगा। आप ज़्यादा पैसा वहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा आपका उस सामान को ख़रीदने में, तो उस पैसे का आप कोई और यूज़ नहीं कर पा रहे, उसकी आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रही एक्स्ट्रा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सामान खरीद लो, वो क्या हो जाए, टाइम के साथ ऑब्सोल्यूट हो जाए, उसका फैशन चला जाए, या वो ख़राब हो जाए, उसकी क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ जाए। तो अगर ये सारी चीज़ हो गई तो आपका क्या हो गया, पैसा आपने जो लगाया था वो क्या होगा, वेस्ट होगा। उससे भी आपकी क्या हो जाएगी,
कॉस्ट बढ़ जाएगी और साथ में राइट क्वालिटी का तो होना ही चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कोई भी उसे खरीदेगा नहीं। तो मटेरियल कंट्रोल की जो हम बात कर रहे हैं, मटेरियल कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि आपकी राइट क्वालिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, रिक्वायर्ड प्लेस पे, राइट टाइम पे एंड विद मिनिमम कॉस्ट पहुँचे। तो उसे हम बोलते हैं कि हमारा मटेरियल क्या है, अंडर कंट्रोल है, हमारे मटेरियल के ऊपर कोई भी पैसा वेस्ट नहीं किया गया है। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को मटेरियल कंट्रोल करना है, यानी जो सारी चीज़ें चाहती है कि उसकी सारी चीज़ अवेलेबल रहें, तो ये काम करने के लिए उसके पास 2 लेवल्स होते हैं मटेरियल कंट्रोल करने के। एक, वो कंट्रोल करे क्वांटिटी को, यानी क्वांटिटी कंट्रोल, एंड दूसरा पैसे को, यानी फाइनेंशियल कंट्रोल। क्वांटिटी कंट्रोल का फोकस होता है ये देखना कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हमेशा अवेलेबल रहे, यानी कभी भी ऐसा ना हो कि हमें काम करना है, हमारे पास सब कुछ है बट हमारे पास सामान नहीं है, सामान की कमी में काम ना रुके, तो उसको वो चीज़ इंश्योर करना हमारा काम होता है क्वांटिटी कंट्रोल का। जो हमारा स्टॉक कीपर होता है, यानी जिसका काम होता है गोडाउन की देख रेख करना, गोडाउन के सामान वगैरह का ध्यान रखना, उसे इशू करना, उसकी। और एक जो हमारा होता है प्रोडक्शन का एग्जीक्यूटिव, यानी जिसका काम है प्रोडक्शन, जिसको पता है कि कितने सामान की ज़रूरत पड़ेगी, उन दोनों की ड्यूटी होती है कि वो इंश्योर करें कि कभी भी मटेरियल कम ना पड़े। दूसरा कंट्रोल होता है हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल, जो कि ड्यूटी होती है फाइनेंस मैनेजर की। उसका काम क्या होता है कि कभी भी ऐसा ना हो कि आपका बहुत ज़्यादा पैसा, फालतू का पैसा मटेरियल के ऊपर खर्च हो गया हो, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। और जितना आपने मटेरियल के ऊपर खर्च किया है उसका हर रुपया, हर पैसा, हम कहते हैं ना, एक एक पैसा का ध्यान रखोगे तभी आपकी कॉस्ट कंट्रोल रहेगी, यानी पाई पाई का हिसाब रखना। तो वो क्या है, फाइनेंस मैनेजर की ड्यूटी है कि वो पाई पाई का हिसाब रखे कि जितना पैसा मटेरियल पर खर्च हुआ है वो पूरा का पूरा एफिशिएंटली यूज़ हो। अगर आपके क्वांटिटी कंट्रोल और फाइनेंशियल कंट्रोल दोनों साथ में काम करेंगे तो आपका मटेरियल कंट्रोल का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होगा। मटेरियल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यही सब है, यानी क्या करना, इंश्योर करना अवेलेबिलिटी, यानी कभी भी मटेरियल की कमी ना पड़े, प्रिजर्व क्वालिटी, क्वालिटी को बचा कर रखना, प्रॉपर रिकॉर्ड रखना कि हमारे पास कितना सामान है, क्योंकि देखो अगर आप रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन करोगे तभी आप क्या कर पाओगे, कॉस्ट कंट्रोल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ का अगर आप कोई, मान लो कोई दुकान खोल के बैठे हो, अगर आपकी दुकान में हिसाब नहीं रखा जाता, सामान कितना बिका है, कितना आया था, किसके कितने पैसे लिए हैं, कितने पैसे दिए हैं, तो आपके वर्कर्स इजीली घपला कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप वैसे भी देखो, इतनी ट्रांजैक्शन आज के टाइम में बिजनेस में होती है, जब तक आप प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखोगे आपको खुद ही नहीं पता होगा आपके पास सामान है या नहीं है। एट अ टाइम आपको पता चलेगा ये भी ख़त्म हो गया है, या ये ज़्यादा पड़ा है, ये ख़राब हो गया है। तो प्रॉपर रिकॉर्ड आपके होंगे तभी आप मटेरियल कंट्रोल कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको मिस अप्रोप्रिएशन को अवॉइड करना है। वो भी किससे होती है, अगर आपका प्रॉपर सिस्टम मेंटेन नहीं है तो इजीली आपके सामान चोरी हो सकता है, वेस्ट हो सकता है। तो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रखने हैं, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मटेरियल आपका क्या हो, ख़राब होके ना जाए। अवॉइड स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल। एंड लास्ट कि एवरी रुपी जो आपका पैसे पे मटेरियल के ऊपर खर्च हुआ है, यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम पैसा मटेरियल पे खर्च होना चाहिए, और जितना खर्च किया है उसका क्या होना चाहिए, एफिशिएंट यूज़ होना चाहिए। तभी ये सारे क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव हैं, जो इनकी मीनिंग में भी आ गए थे हमारे सारे। यही इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं मटेरियल कॉस्टिंग के, जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें कि हम क्वांटिटी कंट्रोल और फाइनेंशियल कंट्रोल को करें। जो हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात की, उसको एकम्प्लिश करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। इन टेक्निक्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, बट इन टेक्निक्स के ऊपर जाने से पहले मटेरियल कंट्रोल के कुछ एसेंशियल्स हैं, यानी कुछ ज़रूरतें हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन को करनी चाहिए पूरी, ताकि वो मटेरियल को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाए। वैसे तो ये जो सारे टेक्निक्स हैं ये
जो आपके जो सारे एसेंशियल्स हैं वो इन टेक्निक्स का ही पार्ट है, क्योंकि जो ये काम टेक्निक करेंगी वही इसके एसेंशियल्स बनेंगे। सबसे पहले उसे क्या होना चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम एंड रीऑर्डर लेवल हर प्रोडक्ट का डिसाइड करना चाहिए। यानी जितने भी मटेरियल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो यूज़ करने जा रही है उन सब का उसे मिनिमम, मैक्सिमम एंड रीऑर्डर लेवल पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए, ताकि उतना ही सामान मंगवाया जाए और उसी टाइम पर मंगवाया जाए जिस टाइम उसकी ज़रूरत हो, ना तो कभी भी कम पड़े ना ही कभी वो ज़्यादा रहे। और जिससे क्या होगा, हमारी स्पॉइलेज भी कम होगी और हमारा मटेरियल जो है वेस्ट कम होगा। जब भी आपका मटेरियल क्या होता है, ऑब्सोल्यूट होता है या फिर परचेज होता है, जो भी आप काम करते हो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, मैनेजमेंट को आपको रेगुलरली देनी चाहिए। परचेज़ करने के लिए ऑलवेज़ एक क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। यानी परचेज़ का काम सारा एक डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए। एक ही अगर सारे डिपार्टमेंट इस काम में लग जाएंगे तो सारे अलग अलग से मार्केट की रिसर्च करेंगे, अलग से क्या कोटेशन वगैरह मंगवाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारे टाइम भी वेस्ट होगा और हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। इसलिए जो आपका हमेशा क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए परचेजिंग सिस्टम का। आपको क्या करना चाहिए, हमेशा ऑर्डर करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, कि यानी एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि कैसे आप ऑर्डर करोगे, कैसे आपके पास मटेरियल आएगा, आप कैसे उसको इशू करोगे और उसका रिकॉर्ड आप कैसे रखोगे। जो भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं आपके क्या करने में, बाय करने में, सामान को रिसीव करने में, उसका रिकॉर्ड करने में, उसको इंस्पेक्ट करने में, इन सब के जो भी पर्सन इस काम सारे काम में इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके जो भी मटेरियल आप परचेज़ करने जा रहे हो उनको क्या किया जाना चाहिए, आपका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाना चाहिए और साथ में सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। यानी आपको क्या करना है, जितना भी मटेरियल आप परचेज़ करते हो उसको अच्छे से क्लासीफाई करना है और उन्हें कुछ ना कुछ कोड प्रोवाइड करने हैं। ये सारे जब हम टेक्निक्स करेंगे तब आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। यानी आपको क्या करना है, प्रॉपर मटेरियल को कोड से लोड करने हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कभी भी कि आपके पास कौन सा सामान है और कौन सा आपको मंगवाना है। प्रॉपर शेड्यूलिंग होनी चाहिए सारे काम की। आपको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करना है, यानी जब भी जो सामान आएगा, जिस टाइम आएगा उसी टाइम उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। जब इशू करते हो साथ के साथ ये रिकॉर्ड हो जाना चाहिए कि पर्टिकुलर सामान इशू कर दिया गया है। यानी कभी भी आप इन्वेंट्री को देखो तो आपको देखते ही पता चल जाए कि यहाँ पर क्या हुआ है, कितना सामान हमारे पास इस टाइम अवेलेबल है। इंटरनल चेक का सिस्टम होना चाहिए, यानी यानी जो ऑडिट होती है हमारी, टाइम टू टाइम चेक होते रहना चाहिए कि कितनी जो ट्रांजैक्शन हुई है वो रियल हुई है या नहीं हुई है। और ऑथराइज पर्सन यानी किसी फिक्स पर्सन को ही राइट देना चाहिए, ये ना हो कि कोई भी इशू कर दे, कोई भी रिसीव कर दे। ऐसे में तो क्या होगा, सामान गायब होगा तो इसने किया होगा, उसने किया होगा, ये उसने रिसीव किया था। एक प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए कि कौन सा काम किसका है और जिसका जो काम है वो वही काम करेगा। तो क्या होगा, हम अकाउंटेबिलिटी ईजिली फिक्स कर पाएंगे। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है तो वो क्या कर पाएगी, अच्छे से मटेरियल कंट्रोल कर पाएगी। टेक्निक्स, पहले टेक्निक्स के नाम डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो टेक्निक्स होंगी हम वन बाय वन, सारी एक दिन में तो हम नहीं कर सकते। आज हम सिर्फ इसकी एक टेक्निक को डिस्कस करेंगे जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्टॉक लेवल, बट वन बाय वन हम इसकी सभी टेक्निक्स की बात करेंगे। फर्स्ट टेक्निक है आपकी स्टॉक लेवल को डिटरमाइन करना। दूसरी, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी के थ्रू आप मटेरियल कंट्रोल कर सकते हो। थर्ड, मटेरियल और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। फोर्थ, ABC एनालिसिस। वेट एनालिसिस, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, simplification and codification, and classification and standardization.
ये टेक्निक्स हैं 8 जिनका एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है। ये कोई ये नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री है कि आप एक टेक्निक यूज़ करोगे दूसरी नहीं करोगे, ये मोस्टली सप्लीमेंट्री हैं। ये भी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन सारे ही यूज़ करती है, बट ये सारे तरीके हैं जिनके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, इनका मिक्स यूज़ करके प्रॉपरली मटेरियल को कंट्रोल कर सकती है। आज हम स्टॉक लेवल की बात करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्टॉक लेवल, यानी जो हमने बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन को मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल ऑलरेडी डिसाइड करके चलने चाहिए कि उसके पास कितना सामान कितने टाइम किस टाइम पर होना चाहिए, कब वो सामान मंगवाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितना सामान रखेगी, किस टाइम उसको की स्थिति ऐसी आ गई है कि वो डेंजर लेवल पर पहुंच गई है। इन सब की बात आज हम करेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्टॉक लेवल, इसमें हम आज 5 लेवल डिस्कस करेंगे। रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। इन पांचों के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, प्रॉपर ध्यान रखती है कि कितना सामान उसके पास होना चाहिए। पहले हम बात करते हैं रीऑर्डर लेवल, जिसे हम ऑर्डरिंग लेवल का नाम भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये वो लेवल है जिस पर आकर आपको ऑर्डर प्लेस करना है। देखो, रीऑर्डर, री यानी दोबारा एंड ऑर्डर यानी ऑर्डर देना है आपको, यानी वो लेवल जहाँ पर आकर आप क्या करोगे, दोबारा ऑर्डर प्लेस करोगे। यानी आप देखो, एक बार में तो आप पूरा सामान मंगवाते नहीं हो, क्या करोगे, 10-15 दिन का सामान मंगवाओगे, 2 महीने का मंगवाओगे। सामान के अकॉर्डिंग है कि कितना सामान आप रख सकते हो और कितना आपका टाइम भी ख़राब नहीं होता इतने टाइम में, वो डिपेंड करता है गुड्स के ऊपर। यानी वो लेवल जहाँ पर आकर आप दोबारा ऑर्डर आपको प्लेस करना है, वो है आपका रीऑर्डर। सॉरी, मुझे बीच में जाना पड़ा था, दोबारा स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे रीऑर्डर लेवल की, यानी वो लेवल जहाँ पर आकर आप दोबारा ऑर्डर करोगे। अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, एक मिनिमम लेवल तो उसे मेंटेन करके रखना ही है, यानी उस लेवल से नीचे तो वो जा नहीं सकती। मिनिमम लेवल तो एक टाइप का सिक्योरिटी स्टॉक होता है, जिसको वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए रखती है कि कभी सामान नहीं आया या कभी किसी वजह से लेट हो गया तो उस टाइम उसको सिक्योरिटी स्टॉक को यूज़ कर सके और उसके पास ऐसा ना हो कि वो खाली रहे। यानी मिनिमम लेवल से तो ऊपर ही ऊपर होगा आपका क्या, रीऑर्डर लेवल। तो अब रीऑर्डर लेवल कहाँ डिसाइड करें हम कि कितना स्टॉक मंगवाना है? तो क्या करती है एक ऑर्गेनाइजेशन कि मिनिमम लेवल तो उसे यूज़ करना नहीं है, इतना तो उसे प्लस में रखना ही रखना है। इसके साथ साथ उसको क्या चाहिए कि जितना टाइम ऑर्डर आने में लगता है, यानी अगर आप आज ऑर्डर प्लेस करोगे तो आज के आज तो आपको सामान मिलेगा नहीं, 4-5 दिन, जितने भी दिन आपकी दूरी के अकॉर्डिंग किससे आप मंगवाते हो, किस टाइप का सप्लायर है, उस पर डिपेंड करता है। आपको पता होगा कि नॉर्मली आपका सामान आज मंगवाते हो तो मान लो 5 दिन में आता है, तो आपका सामान इतना आपके पास बचा होना चाहिए जब आप ऑर्डर प्लेस करो कि आपका 5 दिन काम चल जाए। अगर आपका सामान 5 दिन में आता है तो 5 दिन काम चल जाए और मिनिमम लेवल आपका एक्स्ट्रा रहना चाहिए। यानी जितना टाइम आपको लगता है आपका सप्लाई आने में और एक दिन में आपकी कितना यूज़ होता है, यानी कंजप्शन नॉर्मल आपका कितना होता है। अगर हम सिंप्लीफाइड वर्ड में बोलें, मिनिमम लेवल प्लस कंजप्शन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश डिलीवरी, यानी जितना टाइम आपकी फ्रेश डिलीवरी, आपका नया स्टॉक आने में लगेगा, उस टाइम में आप जितना कंज्यूम करोगे प्लस मिनिमम लेवल जितना आपको रखना ही है इज इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल। यानी जिस टाइम आपके पास इतना स्टॉक बच जाए कि आपके पास मिनिमम लेवल है प्लस उतना ही स्टॉक है जितना एक्स्ट्रा, कि जितना आपका उतने टाइम में यूज़ हो जाएगा, जितने दिन में आपका स्टॉक नया वाला आएगा, तो उस टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, नया ऑर्डर प्लेस कर देती है कि 5 दिन बाद नया ऑर्डर आएगा, 5 दिन तक ये सब तो यूज़ हो जाएगा। यानी देखो 5 दिन का
का हमने बात की है कि 5 दिन में ये सारा तो यूज़ हो जाएगा, क्योंकि 5 दिन में हमारी इतनी कंजप्शन होती है। फिर हमारे पास जिस दिन हमारा नया स्टॉक आएगा उस दिन हमारे पास क्या बचा होगा, सिर्फ मिनिमम लेवल बचा होगा, जो तो हमें रखना ही रखना है सिक्योरिटी स्टॉक, उसको हम यूज़ नहीं करते। एंड री ऑर्डर लेवल, जहाँ पर जाकर आप दोबारा ऑर्डर करोगे, जो होता है मिनिमम लेवल प्लस कंजप्शन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश डिलीवरी। एक और फॉर्मूला भी होता है इसको कैलकुलेट करने का, कि आप क्या कर दो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका सामान कितने दिन में आएगा। क्योंकि देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम जब हमने लगा दिया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका सामान कितने टाइम में आएगा, तो उसमें मिनिमम लेवल भी आ गया, मिनिमम की जरूरत ही नहीं है। मिनिमम लेवल हम क्यों रखते हैं कि अगर आपका सामान थोड़ा लेट आया तब आप यूज़ कर सको, लेकिन हमने ले लिया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा री ऑर्डर टाइम कितना लगेगा, और उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें कि एक दिन में हमारा मैक्सिमम कंजप्शन कितना होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, री ऑर्डर लेवल आ जाएगा कि इतना लेवल बच जाए तो हम क्या कर ले, सामान मंगवा लें। तो यानी आप 2 फॉर्मूले से री ऑर्डर लेवल निकाल सकते हो। पहला मिनिमम लेवल प्लस कंजप्शन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश डिलीवरी, एंड दूसरा कि अगर आप मैक्सिमम कितना री ऑर्डर आपका टाइम लगता है उसको मैक्सिमम कंजप्शन से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा आपका री ऑर्डर लेवल। अगर आपको दिया गया है कि मैक्सिमम री ऑर्डर टाइम आपका 5 डेज़ है और आपकी मैक्सिमम एक दिन में कंजप्शन होती है, 1 डे में एवरेज कंजप्शन होती है मैक्सिमम 200 यूनिट्स, तो आपको कब री ऑर्डर कर देना है, जिस दिन आपके पास गोडाउन में सिर्फ 1000 यूनिट्स बच जाएं, उस दिन आप क्या कर दोगे, नया ऑर्डर प्लेस कर दोगे। बाकी जो इन फॉर्मूला वगैरह का सबका यूज़ है, हम एक बार सारे लेवल्स को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम सारे लेवल्स डिस्कस करेंगे। सेकंड है आपका मिनिमम लेवल। ये हम बात कर चुके हैं क्या होता है, ये हमारा एक टाइप से सिक्योरिटी स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक होता है, जिसे रखना ही रखना होता है ताकि टाइम वगैरह ज़्यादा लग जाए सामान आने में तो हम यूज़ कर सकें। हमने अभी बात की थी कि री ऑर्डर लेवल इज इक्वल्स टू मिनिमम लेवल प्लस नॉर्मल कंजप्शन, यानी जो उस टाइम में लगेगा वो नॉर्मली होता है हमारा कंजप्शन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश डिलीवरी, वो क्या होता है हमारा नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल टाइम ही होता है एक टाइप से। तो अगर आप इस फॉर्मूले को में से मिनिमम लेवल निकालोगे तो वो क्या होगा कि जिस टाइम आप री ऑर्डर करते हो उसमें से अगर आप लेस कर देते हो नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल टाइम, यानी नॉर्मल जितना आपका स्टॉक यूज़ होता है, तो आपके पास जो आएगा वो आपका क्या होगा, मिनिमम लेवल। यानी मिनिमम लेवल इज़ द डिफरेंस बिटवीन री ऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन जो आप करते हो उस टाइम पीरियड के बीच में, जितना आपका स्टॉक आने में टाइम लगता है नॉर्मली, तो वो जो बचता है वो आपका क्या होता है, मिनिमम लेवल। थर्ड है हमारा मैक्सिमम लेवल। देखो मैक्सिमम लेवल वो लेवल है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सोच के बैठे हो कि किसी भी तरीके से आपका सामान इस वजह से लेट हो जाएगा, वो कोई भी रीज़न आप लगा लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको जितना स्टॉक अपने गोडाउन में रखना है वो हमारा होगा मैक्सिमम लेवल। एक ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम लेवल डिसाइड करेगी इस बेस पे कि कितना उसके पास पैसा है, क्योंकि देखो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपके पास पैसा तो अवेलेबल है 100 यूनिट खरीदने का, और आप मैक्सिमम डिसाइड करके बैठ जाओ 1000 यूनिट, तो आपके पास जब पैसा ही नहीं है तो खरीदोगे कैसे। तो आपको मैक्सिमम लेवल डिसाइड करना है कि आपके पास पैसा कितना है, कितना आपका सामान यूज़ होता है, कितना आपका फैशन आउट ऑफ फैशन होने के चांसेस हैं, कितने प्राइस चेंजेस वगैरह होने के चांसेस हैं, कितना आपके पास गोडाउन में स्पेस है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना स्टॉक रखना है। एक ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना स्टॉक रखती है, जितना उसका री ऑर्डर लेवल होता है प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम री ऑर्डर पीरियड।
समझने जाओ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने रीऑर्डर लेवल कौन सा लेवल था कि आपके पास इतना सामान बचा हुआ था कि आपके पास मिनिमम लेवल था और साथ में नॉर्मल कंजप्शन के लिए था, प्लस में आपका जो नया स्टॉक है वो, यानी आपके पास टोटल जितना सामान हो गया जितना उस टाइम था और जितना फ्यूचर में आएगा दोनों मिला के, उसमें से अगर आप जो मिनिमम हमने बात की थी कि मिनिमम तो रहना ही रहना चाहिए उसको तो हटा दो, तो बीच में उनके बीच का जो डिफरेंस बचेगा वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम लेवल होगा। बहुत ज़्यादा डीप में मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल समझो कि जितना आपके पास रीऑर्डर लेवल है प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी है उसमें से आपकी जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको लेस कर देते हैं, तो हमारे पास जो बचता है वो हमारा मैक्सिमम लेवल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टॉक रखना है तो आप इतना रखो, इससे ऊपर स्टॉक आप मेंटेन नहीं करोगे, इससे आपका क्या होगा, नुकसान होगा अगर आप इससे ज़्यादा मेंटेन करते हो। नेक्स्ट है आपका डेंजर लेवल। ये वो लेवल होता है जिसके नीचे कुछ भी हो जाए आपको स्टॉक को नहीं जाने देना है। जब वो ऑर्गेनाइजेशन डेंजर लेवल पर पहुंच जाती है तो वो हर एफर्ट लगाती है कि जल्दी से जल्दी उसका सामान आ जाए, यानी आपने ध्यान नहीं दिया या किसी वजह से आपका जितना स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा कहते हैं ना डेड लाइन पे पहुंच गया, बिल्कुल डेंजर लाइन पे, तो उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या कोशिश करेगी कि इमरजेंसी में सामान मंगवाएगी, जल्दी से जल्दी सामान मंगवाएगी, और वो लेवल कौन सा हम मानेंगे कि हमारे पास डेंजर लेवल पर पहुंच गए हैं। देखो हमें कुछ भी करके इतना सामान रखना है हमेशा कि हमारे वर्कर्स खाली ना रहें, तो यानी जितना इमरजेंसी परचेज में टाइम लगेगा, इमरजेंसी परचेज मैक्सिमम टाइम इन एमरजेंसी परचेज जितना लगेगा और जितनी एक दिन में कंजप्शन होती है, यानी अगर एक दिन में आप 10 यूनिट कंज्यूम करते हो और एमरजेंसी में सामान मंगवाने में आपको 2 दिन लगते हैं, तो इसका मतलब जब आपके पास 20 यूनिट बच गई हैं गोडाउन में, उस टाइम समझ जाओ कि आप कहाँ पहुँच गए हो, डेंजर लेवल पर पहुँच गए हो। अब सामान नहीं मंगवाया तो आपका क्या होगा, बीच में प्रोडक्शन रुकेगा, क्योंकि आपका एमरजेंसी का सामान आने में भी 2 एमरजेंसी में मंगवाओगे तो भी 2 दिन आपका सप्लायर लेगा, जिसमें आपको 20 यूनिट चाहिएंगी। अगर आप 15 यूनिट पे जाकर आँख खोलोगे तो आपकी 5 यूनिट की कमी पड़ जाएगी सामान आने में। तो यानी जितना टाइम आपका मैक्सिमम लगता है एमरजेंसी परचेज में, उसको अगर आप एवरेज कंजप्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास आएगा वो होगा डेंजर लेवल। एंड लास्ट है आपका एवरेज स्टॉक लेवल। इसका मतलब है एवरेज स्टॉक जितना एक ऑर्गेनाइजेशन के पास हमेशा होता है, वो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम तो रहेगा ही रहेगा, उसको कभी वो यूज़ करती ही नहीं है, प्लस जितना वो रीऑर्डर करती है उसका हाफ। अगर जितना वो एक बार में रीऑर्डर क्वांटिटी, जितना वो सामान एक बार में मंगवाती है, रीऑर्डर क्वांटिटी जो उसकी होती है उसका हाफ प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल, वो होता है हमारा एवरेज स्टॉक लेवल। देखो एक क्वेश्चन है, इसमें आपके पास क्या है, 2 प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट ए है एक प्रोडक्ट बी है, जिसकी आपको नॉर्मल यूसेज दी है पर वीक, मिनिमम दी है, मैक्सिमम दी है, रीऑर्डर क्वांटिटी भी आपके पास है और रीऑर्डर पीरियड भी है। आपको निकालना क्या है, रीऑर्डर लेवल निकालना है, मिनिमम लेवल निकालना है, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। रीऑर्डर लेवल के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, और लेकिन जो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे वो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करोगे। आपके पास यहाँ पे क्या है, मिनिमम लेवल तो है नहीं, जब मिनिमम लेवल ही नहीं है तो और मिनिमम लेवल निकालने के लिए आपको रीऑर्डर लेवल चाहिएगा, तो आपके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। यहाँ पर आपको मैक्सिमम कंजप्शन दोनों का अलग अलग निकलेगा। पहले निकालते हैं प्रोडक्ट ए का। प्रोडक्ट ए का आपको मैक्सिमम कंजप्शन दिया है 600 यूनिट पर वीक, यानी 600 कंजप्शन है मैक्सिमम, इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या था, 8 to 10 वीक, यानी मैक्सिमम टाइम कितना लगता है, 10 वीक्स लगते हैं। एक वीक में 600 यूज़ होता है और 10 वीक मैक्सिमम लगते हैं, तो यानी टोटल आपका 10 वीक में कितनी यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी आपको, 6000 की। यानी जब आपका सामान 6000 यूनिट बच जाएगा तो हम उस टाइम आप क्या कर दोगे, ऑर्डर प्लेस कर दोगे। ऐसे ही बी का निकाल लेते हैं। ईच बोला है यानी दोनों की मैक्सिमम यूसेज एक ही है। बी प्रोडक्ट की भी कितनी यूनिट यूज़ होती हैं, एक वीक में 600, और मैक्सिमम टाइम जो लगता है बी को मंगवाने में 4 to 6 यानी 6 वीक लगते हैं, तो मल्टीप्लाई 6 यानी
3600 units is the reorder level for the product B. सेकेंड है हमारा मिनिमम लेवल. मिनिमम लेवल का फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन यानी एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड यानी नॉर्मल टाइम. ए प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं पहले. ए प्रोडक्ट का रीऑर्डर लेवल हमारा कितना निकला 6000 माइनस नॉर्मल कंजप्शन कितना होता है. नॉर्मल यूसेज हमारी 400 यूनिट्स थी मल्टीप्लाई ए प्रोडक्ट का नॉर्मल टाइम कितना है. देखो 8 मिनिमम टाइम है 10 मैक्सिमम, तो नॉर्मल टाइम क्या होगा 8 + 10 / 2 यानी दोनों के बीच का यानी 9 वीक्स. तो 400 × 9 6000 × 3600 इज इक्वल्स टू 2400 यूनिट्स. ये हो गया हमारा मिनिमम लेवल फॉर द प्रोडक्ट ए. अब है हमारा फॉर द प्रोडक्ट बी. बी के लिए हमारा मिनिमम रीऑर्डर लेवल क्या था 3600 यूनिट्स माइनस एवरेज कंजप्शन इसकी भी 400 यूनिट्स है और एवरेज टाइम क्या है 4 to 6 बीच का हो गया 5 या निकालने के लिए 4 + 6 / 2 यानी 10/2 यानी 5 वीक मल्टीप्लाई 5 यानी 3600 - 2000 इज इक्वल टू 1600 यूनिट्स. ये आपकी क्या हो गई मिनिमम लेवल हो गया फॉर द प्रोडक्ट बी. नेक्स्ट हम निकालते हैं मैक्सिमम लेवल. मैक्सिमम लेवल निकालने का हमारा फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. ये था आपका रीऑर्डर लेवल. पहले प्रोडक्ट ए की बात कर लेते हैं. प्रोडक्ट ए के लिए आपका रीऑर्डर लेवल था 6000, रीऑर्डर क्वांटिटी थी आपकी 3000 यानी 6000 प्लस 3000 माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. मिनिमम कंजप्शन आपको दिया है 200 यूनिट का और मिनिमम टाइम था प्रोडक्ट ए के लिए 8 वीक्स. तो यानी 200 × 8 9000 - 1600 इज इक्वल्स टू 7400 यूनिट्स. ये हो गया आपका मैक्सिमम लेवल फॉर द प्रोडक्ट ए. अब है हमारा फॉर द प्रोडक्ट बी. प्रोडक्ट बी के लिए देख लेते हैं. रीऑर्डर लेवल था हमारा 3600 यूनिट और रीऑर्डर क्वांटिटी हमें गिवन थी 4000 यानी 3600 + 4000 3600 + 4000. मिनिमम कंजप्शन हमारी सेम है 200 और मिनिमम टाइम आपको दिया हुआ था 4 वीक मल्टीप्लाई 4 यानी 7600 - 800 इज इक्वल्स टू 6800 यूनिट्स. ये हो गया मैक्सिमम लेवल फॉर द प्रोडक्ट बी. लास्ट रह गया हमारा एवरेज स्टॉक लेवल. एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी. ए का हमारा मिनिमम लेवल था 2400 यूनिट्स निकला था हमारा. ए का मिनिमम लेवल हमारा 2400 यूनिट्स था और रीऑर्डर क्वांटिटी हमारी क्वेश्चन में देख लेते हैं कितनी थी 3000 थी यानी हाफ ऑफ 3000. सोल्व करके आ गया ये 3900 यूनिट्स.
ऐसे ही बी का एवरेज स्टॉक निकाल लेंगे। बी का मिनिमम लेवल था 1600 यूनिट्स एंड रीऑर्डर क्वांटिटी थी 4000 यूनिट, यानी 1600 प्लस हाफ ऑफ 4000 यानी 1600 प्लस 2000 इज इक्वल्स टू 3600 यूनिट्स। ये हो गया हमारा एवरेज स्टॉक लेवल फॉर द प्रोडक्ट बी। निकल गई हमारे चारों लेवल। डेंजर लेवल अगर हम इस क्वेश्चन में निकालना होता तो आपको दिया होता, मान लो कि 2 वीक का आपका डेंजर टाइम है और एक वीक में आपकी कंजप्शन होती है, नॉर्मल वाली ले लेते हैं, कितनी थी नॉर्मल हमारी 400, नॉर्मल कंजप्शन आपकी 400 होती है एक दिन में, वो दिया अलग से भी दिया हो सकता है कई बार, और 2 वीक डेंजर टाइम है तो 800 यूनिट्स आपका क्या हो गया, डेंजर लेवल हो गया, डेंजर। ठीक है, सभी क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से निकलेंगे। कई बार आप लोग यूनिट्स का ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं, हम क्वेश्चन ये नहीं देखते हैं कि अलग तरीके से दिया हुआ है, जस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक क्वेश्चन है आपकी बुक में ऐसा जो थोड़ा अलग टाइप का है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपको क्या दिया हुआ है, एवरेज आपको दी हुई है, क्या करना है, मैक्सिमम लेवल निकालना है, मिनिमम लेवल निकालना है, ऑर्डरिंग लेवल निकालना है एंड डेंजर लेवल निकालना है। आपको दिया है डेली रिक्वायरमेंट आपकी 24 यूनिट्स हैं। यूजुअल टाइम यानी नॉर्मल टाइम आपको नॉर्मली जितना लगता है वो 2 वीक्स दिया हुआ है। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 4 वीक्स में आपकी 800 यूनिट्स हैं, मिनिमम 400 यूनिट्स हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर साइज़ यानी री ऑर्डर क्वान्टिटी आपको 40 डजन दी है और एमरजेंसी सप्लाई के लिए आपका टाइम 2 डेज़ दिया है। यहाँ पर देखो आपको कोई डाटा 4 वीक का दिया हुआ है, यहाँ पर डेली रिक्वायरमेंट है, कोई वीक में है, तो इस ये चीज़ें अलग अलग दी हुई है। नॉर्मल आपके सारे क्वेश्चंस में जो डाटा है वो सेम दिया हुआ है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस थोड़ा सा आई थिंक अलग लगता है। एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है ऑर्डरिंग लेवल। हमें पता है ऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर टाइम। जो आपका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप मानोगे कि जो यूजुअल टाइम है आपका वही आपका मैक्सिमम टाइम भी है, आपको इतना ही टाइम लगता है, यानी आपका टाइम हो गया 2 वीक। अब आपके पास जो टाइम है वो 2 वीक है मैक्सिमम, ठीक है। अब आपको इसके साथ क्या चाहिए, मैक्सिमम रीऑर्डर, मैक्सिमम कंजप्शन चाहिए, रीऑर्डर टाइम तो आपका हो गया। अब मैक्सिमम कंजप्शन आपको चाहिए जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, बट देखो क्या है 4 वीक का गिवन है। अब अगर आप मान लो मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप क्या करते हो 4 वीक में 8 ग्लास मिल्क पीते हो, ठीक है, और फिर मैं आपसे पूछती हूँ तो ये बताओ कि आप 2 वीक में कितना पीते हो, तो आप क्या करोगे, पहले 1 वीक का निकालना पड़ेगा ना आपको कि आप क्या करते हो 1 वीक में 2 ग्लास पीते हो, तो फिर आपका निकलेगा कि 2 वीक में आप क्या करते हो 4 ग्लास पीते हो, ऐसे ही करोगे। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपको ऑर्डरिंग लेवल निकालना है उसमें आपका टाइम 2 वीक दिया हुआ है, आपको 2 वीक का निकालना है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, जब 1 वीक वाले से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 वीक का पता चलेगा। बट आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट 4 वीक की गिवन है, तो आपको 1 वीक की निकालनी पड़ेगी कि अगर आप 4 वीक में 800 यूनिट्स यूज़ करते हो, यानी 1 वीक में आप 800/4 यानी 200 यूनिट्स कंज्यूम करते होगे, और जब आप 1 वीक में 200 यूनिट्स कंज्यूम करते हो तो 2 वीक में कितने करोगे 400 यूनिट्स। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि डाटा किस अकॉर्डिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको निकालना है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का हमारा फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन इनटू एवरेज टाइम, यानी नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल टाइम। आपको क्या दिया हुआ है, ऑर्डरिंग लेवल तो आपने निकाल लिया आपका 400 यूनिट, उसके बाद आपको चाहिए एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज टाइम। आपको दिया हुआ है एवरेज एक दिन की रिक्वायरमेंट 24 यूनिट। आपको जब एवरेज रिक्वायरमेंट जो है दिन डेज में दी हुई है, तो आपको टाइम भी क्या चाहिएगा, डेज में चाहिएगा। यूनिट तो सेम होनी चाहिए, आप अलग अलग यूनिट में तो आंसर कभी निकाल नहीं सकते। अब आपको बता दिया कि आपको एवरेज यूनिट्स तो एक दिन में 24 लगती हैं और आपका जो एवरेज टाइम है वो 2 वीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर गिवन है, आप देखो आप
एज्यूम कर सकते हो कि आपको क्या मानना है। अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि आपको क्या करना है, मानना है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं या 6 डेज होते हैं, तो आप वो मानोगे। अगर गिवन नहीं है तो आप अपना अजम्पशन दे सकते हो। नॉर्मली हम 7 भी मान लेते हैं और 6 भी मान लेते हैं कि 6 वर्किंग डेज होते हैं। मान लो हम इस क्वेश्चन में 6 मान लेते हैं कि हमारे वर्किंग डेज 6 हैं, तो आपको क्या हो गया, आपकी ऑर्डरिंग लेवल आ गया कि आपके पास ऑर्डरिंग लेवल पहले 400 था। एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन एक दिन में आप 24 यूनिट करते हो, और जो टोटल टाइम है आपका वो क्या है, 12 दिन है। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा मिनिमम लेवल, यानी आपको यूनिट्स अगर आपकी डेज में है तो आपको टाइम भी डेज में लेना पड़ेगा, और टाइम अगर आपका वीक में है तो आपको एवरेज कंजप्शन भी वीक में लेनी पड़ेगी। या तो आप एवरेज कंजप्शन को वीक की, डेली रिक्वायरमेंट को वीक की में कन्वर्ट करो। उसके लिए या आप वर्किंग डेज 6 मान रहे हो तो 24 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि एक वीक में आप कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर 2 वीक में उतनी होगी। या तो फिर आप क्या करो, डेज में कन्वर्ट करो। टाइम को यूनिट ऑलवेज सेम होनी चाहिए, कभी भी डिफरेंट यूनिट से आंसर नहीं आता। नेक्स्ट आपको मैक्सिमम लेवल निकालना है, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन ड्यूरिंग मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, यानी मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम टाइम। रीऑर्डरिंग लेवल आपका निकल चुका है 400 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन थी, इकोनॉमिक ऑर्डर साइज आपका 40 डजन है। 40 डजन है यानी 40 इंटू 12 यानी टोटल 480 यूनिट्स। क्योंकि सारी चीज़ जब आप यूनिट में ले रहे हो, ऑर्डरिंग लेवल आपका यूनिट्स में है, तो आपका क्वांटिटी भी यूनिट्स में ही होनी चाहिए। तो हमने इसे डजन से किस में कन्वर्ट कर लिया, 12 से मल्टीप्लाई करके यूनिट्स में। फिर आपको चाहिए मिनिमम कंजप्शन ड्यूरिंग मिनिमम टाइम, जो कि आपको गिवन था यहाँ पर कि मिनिमम कंजप्शन आप कितना करते हो, वो आप करते हो 400 यूनिट्स। 400 यूनिट्स करते हो किस में, ये 4 वीक में था, इसका मतलब ये भी आपको किस में, इन दिस पीरियड बोला है, यानी ये भी 4 वीक्स का ही बताया है। यानी ये 400 यूनिट आप 4 वीक में यूज़ करते हो। आपको यहाँ पर मिनिमम कंजप्शन क्या था, मिनिमम टाइम आपका 2 वीक था। मिनिमम भी यही टाइम है हमारे लिए, मैक्सिमम भी और एवरेज भी। तो मिनिमम टाइम के लिए आपको निकालना है, यानी 2 वीक्स का निकालना है। 400 4 वीक्स का, यानी एक वीक का 100 यूनिट्स, तो 2 वीक्स का हो गया 200 यूनिट्स। तो इस 200 यूनिट्स को आप लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम लेवल। फिर डेंजर लेवल आपको पता है क्या होता है, यानी एमरजेंसी सप्लाई में लगेगा आपका 2 दिन, और एक दिन में आप यूज़ करते हो 24 यूनिट। 24 यूनिट एक दिन में यूज़ होती है, 2 दिन टाइम लगेगा, यानी 48 यूनिट पे जब आप पहुंच जाओगे वो आपका होगा डेंजर लेवल। देखो, जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उसी टाइप के हैं। ये एक सिंगल एक क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो अलग और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, टाइम एक ही दिया हुआ है तो आप उसी को मिनिमम, मैक्सिमम और नॉर्मल सब कुछ मानोगे। और दूसरा आपको क्या किया हुआ है, यूनिट्स अलग अलग दी हुई है, कोई रिक्वायरमेंट डेज में दी हुई है, कुछ वीक में दी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप डेज की चीज़ को वीक से या वीक की चीज़ को मंथ से, आप अलग अलग यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके कभी भी कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं करते। यूनिट हमेशा सेम होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में यूनिट्स चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर यूनिट्स थी तो आपको यहाँ पर डजन को भी यूनिट बनाना पड़ा। यहाँ पर कंजप्शन क्या था, ऊपर 4 वीक का दिया हुआ था, लेकिन हमें 2 वीक का निकालना है, तो हमें पहले 1 वीक का चाहिएगा, तो उसमें कन्वर्ट करना है। हम कई बार क्या करते हैं, आप लोग डायरेक्ट क्या करते हो, 800 यूनिट्स को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, बट फिर उससे तो क्या हो गया, 4 वीक का डाटा आपको पहले दिया हुआ था, आपने उसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, यानी वो तो 8 वीक का डाटा हो गया। जबकि हमारा रीऑर्डर टाइम तो 2 वीक का था, तो आपने तो क्या कर दिया, 4 गुना आंसर निकाल दिया। तो आपको ऐसे नहीं करना है, हमेशा ये ध्यान रखना कि टाइम भी उसी अकॉर्डिंग लो जिस अकॉर्डिंग आपका डाटा है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा स्ट्रोक लेवल कैसे निकालते हैं। ट्राई कर लेना इसकी क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जो टेक्निक्स हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।